हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप लोगों से एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट की उम्मीद होती है कि वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, एमपी बोर्ड में एकमात्र एक ऐसा चैनल, हमारा चैनल 12th क्लास के लिए, जिसमें आपको हर चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोग पेपर ढूंढ रहे हो। पेपर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हम आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन कराएंगे और सीधा सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। हम आपके लिए निरंतर करने के लिए जो भी मेहनत पड़े बच्चों, हम आपके साथ हैं। आप बस मेहनत करो। यदि आप 5 घंटे के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे ज्यादा 10 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए बच्चों, ये इसको लिखा गया, 2 घंटे इसमें लग चुके हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो बस एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट। हाँ, आज टाइम लॉस मत समझना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी हूं 2024 के लिए। जरूर आप लोग चैनल को फॉलो कर लो बच्चों, आपका निश्चित है अच्छे नंबर आएंगे। 90+ स्कोर कराना हमारी जवाबदारी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज पूरा ग्रामर से है। करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों, रस, आप किसी भी रस की परिभाषा याद ना करें, एक नॉर्मल तरीके से समझें। किसी काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय पाठक, दर्शक, श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और फिर जब उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो सहृदय के हृदय में, जैसे मान लीजिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। देखिए, आप किसी भी रस की बात करें, जैसे यहां पर आपका करुण रस है, नीचे वीर रस है, तो जब इसकी परिभाषा आप याद करते हैं तो सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पे करुण रस होती है। किसी भी रस को देखो, यहां पे 10 रस आपकी परिभाषा तैयार कर दी। जैसे श्रृंगार रस है तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से क्या करता है? संयोग करता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। यहां पर वीर रस है बच्चों, तो वीर रस में क्या लिखेंगे? सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पे वीर रस होता है। वैसे करुण रस में क्या होता है? भाव शोक है। जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहां करुण रस होता है। मतलब किसी ऐसे मार्मिक घटना का चित्रण किया जाए जहां पर बच्चों किसी के है ना जाने का गम हो, मतलब दुख का गम हो। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़कर चला गया, सीधा भगवान के घर जो चला जाता है उसके लिए गम हो, तब वहां पे करुण रस होता है। जैसे आपके ही किसी परिवार में मान लीजिए या गांव में कोई व्यक्ति मान लीजिए खत्म हो जाता है, तब वहां पर करुण रस हो जाता है, लोग रोते हैं, रुद्र भाव रहता है। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल, तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ये आपको एग्जाम्पल याद करना है। करुण रस, तो इसकी परिभाषा रटना नहीं है। सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, मतलब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग करता है या संयोग होता है तो वहां पर करुण रस होती है। वीर रस में भी परिभाषा, यहां पर स्थायी भाव उत्साह होगा। जहां कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो वहां वीर रस होता है। और साधारण सा परिभाषा आप लोग लिख लो, सहृदय के हृदय में जब स्थायी उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पर वीर रस होता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग इसे बढ़िया एग्जाम्पल तैयार कर लें। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, जहां किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना हो, मतलब होना नहीं चाहिए विरोध, लेकिन विरोध ना होते हुए भी वहां पे ऐसा लग रहा कि विरोध हो, लगता है कि विरोध हो रहा, वास्तविक रूप से विरोध ना हो। कोई भी हमारे पास मान लीजिए कविता है और उसमें जो उसका मेन अर्थ है उसमें विरोध ना हो रहा हो, लेकिन उस शब्द से ऐसा लगे कि विरोध होता है, तब वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। बोलते हैं ज्यों ज्यों बूढ़ते, मतलब ज्यों ज्यों मान लीजिए यहाँ पर शब्द क्या है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। भाई श्याम रंग जितना काला होता जाता है, आप ही बताओ, जो काला होगा तो थोड़ी ना सुंदर लगेगा। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ श्री कृष्ण जी के हैं भैया, श्याम रंग भले हैं लेकिन उतने ही उजाले हैं। तो वास्तविक रूप से उनका कालापन नहीं दर्शा रहा, लेकिन लगता है यार बूढ़े श्याम रंग, काले रंग में जो जो उज्जवल हो सकता है। तो भाई शब्द से लगता है विरोध किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से विरोध नहीं होता, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखिए बच्चों। संदेह अलंकार, मतलब किसी कविता को पढ़ने पे ऐसा लगे कि बिल्कुल
ये संदेह है, मतलब वहां पर फिक्स ना हो पा रहा हो। जैसे जहां रूप रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि वह वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे रात में कोई वस्तु मान लीजिए आप देख लें अंधेले में, तो ऐसा लगेगा कि भूत खड़ा है। सफेद रंग का कोई कपड़ा टिका दे और वो आपको दिखेगा यार भूत है, कुछ देर बाद लगेगा यार हाँ उसके दो पैर भी हैं, अपने आप काल्पनिक हो, अपने आप आपके मन से ही वो संदेह होने लगेगा, नहीं 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 उसका सिर भी दिख रहा है, अरे भाई उसका बाल भी दिख रहा है, मतलब कल्पना आप करते जाओगे, वो आपको एक नॉर्मल कपड़ा भूत जैसे दिखाई देने लग जाता है, तो वहां पर संदेह। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। अब इसका वर्णन करना जरूरी नहीं है भाई साहब, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, सोरठा छंद किसे कहते हैं? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। विषम चरणों में, विषम मतलब क्या होता है बच्चों? पहला और तीसरा, 4 चरण होते हैं तो पहला तीसरा विषम है, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में, सम चरण मतलब दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धिराज गुण सदन। अब आप लोग इसको काउंट कर लेना, हमारा टारगेट बच्चों आपको मैक्सिमम चीजें कराने, तो वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं दीर्घ और लघु के। जैसे दीर्घ बच्चों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो ना, ये पहला और ये आपका तीसरा, ये विषम चरण है। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और इसमें सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। ये कवित्त छंद बच्चों आप लोगों को तैयार करना, इसका एग्जाम्पल बड़ा कठिन है यार। कवित्त छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होती है, 16 और 15 वर्णों पर यति होती है, ठीक है। हर चरण अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसका एग्जाम्पल जरूर आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, जो आपको सबसे इजी लगे, ठीक है। वैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, देख लेना। देखो एग्जाम्पल है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि बज गावन में पावन बजय लगे, कहे रत्नाकर गुबलिन की झोरी झोरी, दौ हिनंद पौरी आवन तबे लगी, उझा की कर कंजनी के पंजनी पे, पेख पेख पाती छती दोहनी लगी, छोहनी छबे लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ कहान सबक लगी। मतलब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बड़ा कठिन है, लेकिन कवित्त छंद पूछा गया था बच्चों, इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग तैयार कर लेना। उदाहरण आपको अपने हिसाब से तैयार करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो अभिधा और लक्षणा आज यहां पर काफी महत्वपूर्ण है कि जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए वहां पर अभिधा मतलब अभिधा शब्द शक्ति होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे पास जो शब्द शक्ति है इससे यदि प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो तो फिर वहां पर अभिधा होगा। और यदि भाई साहब मुख्य अर्थ का बोध ना होकर किसी और का लक्षण दिखाई देने लग जाए वहां पर लक्षणा। जैसे अपना घर सबको प्यारा होता है, इसमें मुख्य रूप से अपने घर के बारे में बताया गया है। राम जी के पिताजी बीमार है, यानी फिक्स होता है कि राम जी के ही पिताजी हैं। लेकिन बोल दिया जाए खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी है, तो फिर झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। यहां पर देखो खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी है, यहां पर फिक्स नहीं है किसके लिए कहा गया है, लेकिन हम जानते हैं तीसरे व्यक्ति का मान लीजिए हो रहा लक्षण है, ये किसके, झांसी वाली रानी कौन है, लक्ष्मीबाई है ना। तो भाई जब तीसरे शब्द की मतलब एक प्रकार से वहां पर बोध हो तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति हो जाता है। लेकिन जब प्रचलित ये मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, अयोध्या के राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा फिक्स हो गया राजा दशरथ थे, भाई राजा दशरथ, ठीक है, थे ही राजा, ठीक है। अब यदि बोले अयोध्या के राजा को मतलब महावीर एक योद्धा थे, अब फिर बोला जाता भाई यहां पर तो फिक्स ही नहीं है। मान लीजिए यहां पर लेते अयोध्या के राजा मतलब एक प्रकार महान थे, अब यहां पर यदि ये हो जाता तो महान थे मतलब अब नाम तो नहीं है, तो उस शब्द से हमें मुख्य रूप से अर्थ नहीं निकल रहा था, तो फिर लक्षण बताते हैं राजा दशरथ थे, तो ये चीज हो जाता है। तो जब शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, मुख्य मतलब जिसके बारे में वो कहना चाह रहा, तो वहां पर अभिधा, और जब ना हो तो लक्षणा। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो तो लक्षणा शब्द शक्ति। शेर बनराज कहलाता है, बन का राजा कहलाता है, कौन सा शेर है क्लियर नहीं है। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी है,
वह लड़का गधा है। अब कौन सा लड़का गधा है? वह मतलब कोई भी हो सकता है। यदि बोल देते हाँ हाँ रामू गधा है, तो फिर बोल दे हाँ भाई रामू लड़का गधा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए, हम ऐसे प्रश्न को उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप लोगों को तैयार करना है। इसके एक एक उदाहरण तैयार करना है कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए और उदाहरण भी एक एक तैयार कर लेना। ओके, आगे देखिए, शुद्ध वाक्य करना बच्चों। ईश्वर के अनेकों नाम है, तो ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए दीजिए, तो मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए। केवल और मात्र दोनों नहीं लग सकता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। भाई बड़ा लंबा चौड़ा लेके आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2-3 प्रश्न में टाइम पास करें बच्चों। मोहन पुस्तक पढ़ रही है, कभी मोहन पढ़ रही होगी कि पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जंगल के शेर चिघाड़ने लगा, जंगल में शेर दहाड़ने लगा, चिघाड़ता नहीं है, दहाड़ता है। वाक्य परिवर्तन करना, लता गा रही है, इसका प्रश्नवाचक, क्या लता गा रही है? ये सारे प्रश्न आए हुए हैं बच्चों। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। कठिन है मतलब नकारात्मक ही है, तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, इसको वाक्य नहीं बदलना है। ठीक है, ये साधारण ही वाक्य रहेगा लेकिन नकारात्मक हो जाए, सरल नहीं है। प्रश्नवाचक बदलना है, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो आप यहां पर क्या जोड़ दो, क्या सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, तो क्या शब्द जोड़ दिए। अगला है 15 वर्ष बीत गए, अरे मतलब यहां पर विस्मय, अरे 15 वर्ष बीत गए, तो ये चीज हो गया। आश्चर्य सूचक, विस्मय सूचक वाक्य बनाना है। चलिए आगे देखिए, निपात शब्द का क्या अर्थ है बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। निपात शब्द का मतलब है जो वाक्य को जोड़ता है। जैसे वाक्य में शब्द होते हैं अलग अलग, उन शब्दों के बीच में जिसका प्रयोग, जैसे का है, की है, तो है, तक है, केवल है, मात्र है, ये निपात शब्द हो जाते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भाग देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अतिरिक्त भाग मतलब एक प्रकार से भार वहां पर हो जाए, ठीक है, वो आपका निपात शब्द कहला जाता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, अतिरिक्त भार दे रहे हैं उस पर। रुकना पड़ेगा तो चलो नॉर्मल है, रुकना ही पड़ेगा अतिरिक्त है, ठीक है ना कहीं अतिरिक्त भार यहां पर दिया नहीं, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई वाक्य है उसमें अतिरिक्त भार देना है हमको, अतिरिक्त भार, यहां पर भाग लिखा है, भार संभाल लेना। वही तो मैं सोचा यार कहां से भाग आ रहा है, भार किसी, जैसे भाई मुझे तुमने तो हद कर दी, तुमने हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, साला ये नहीं करना चाहिए, तुमने वो कर दिया। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा मतलब रुकना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तकनीक शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 तकनीक शब्द बताइए। तकनीक शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार व्यक्त को करता है। मतलब जैसे कोई नई चीज खोजी गई, उसके विचार को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, मतलब एक नया शब्द तकनीक शब्द कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछ दिया जाता है बच्चों, तकनीक शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोगों को तैयार रखना है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे प्रशासनिक शब्द में प्रयोग किया जाता है, वाणिज्यिक शब्द में, विधिक शब्द में। कोश ग्रंथों के अनुसार तकनीक शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट या निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, ये चीजें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रभाषा की विशेषता है, राष्ट्रभाषा विकसित होती है, यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, मतलब अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा दूसरे देशों के संपर्क स्थापित करने का एक सेतु का कार्य करती है। ओके बच्चों, राष्ट्रभाषा। चलिए 2 विशेषताएं याद कर लेना आप लोग। अगला है भाव विस्तार कीजिए, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये आप लोग तैयार कर लेना, यहाँ पे पूरा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना 1-2 बार, ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं भाई, लेना स्क्रीनशॉट, लेना भाई साहब तो ले लो, ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलें। देखो भाई साहब, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा क्या होता है बच्चा, एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक्यों का अंश होता है, अकेला स्वयं परिभाषित नहीं होता है। लेकिन लोकोक्ति जो है स्वयं एक वाक्य होता है। मुहावरा एक छोटा रूप है, जबकि भाई साहब लोकोक्ति छोटा रूप नहीं, बड़ा रूप है। मुहावरा स्वतंत्र नहीं रहता, किसी न किसी वाक्य के साथ जुड़ा रहता है। लोकोक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। मुहावरे के अंत में ना का होना प्रयोग होता है, मतलब ना का प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति में आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल सोच में 2 अंक में पूछा जाएगा, 2 अंतर बनना चाहिए मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा क्या है बच्चों, वाक्यांश है, वाक्यों का भाग, एक छोटा सा भाग है। लोकोक्ति क्या है, स्वयं एक वाक्य है।
मुहावरा स्वतंत्र नहीं रहता, किसी वाक्य के साथ जुड़ा ही रहता, लेकिन लोकोक्ति क्या है, स्वतंत्र है क्योंकि स्वयं वाक्य है, इसके अंत में ना होता है जबकि इसे आवश्यक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्द में क्या अंतर है? तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत का मूल रूप सीधा जो संस्कृत से उठा लिया गया वो तत्सम शब्द है, लेकिन संस्कृत भाषा से उत्पन्न किंतु मूल रूप से कुछ परिवर्तित कर दिया गया, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत का हूबहू रूप ले लिया जाता है, जैसे अच्छ सूर्य, एक एक दो दो उदाहरण आपसे बनना चाहिए, आंख सूरज, ठीक है, यहां पर बच्चों ये तद्भव शब्द हो जाता है, मतलब जो थोड़ा सा रूप बदल दिया जाए। ऐसे ही आपका उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग, ये सारे प्रश्न पूछे गए इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं जरूरी नहीं बच्चों कि आप लोगों के साथ टाइम पास करें, टाइम पास इस चैनल में होता ही नहीं है। ना तो फेक चीजों पर हम विश्वास करते हैं, हम रियल चीज पर, मेहनत पर भरोसा करते हैं, और जो मेहनत करता है उसका फल जरूर मीठा होता है, ये मैं गारंटेड कहता हूं। उपसर्ग किसे कहेंगे बच्चों? जो शब्द उप मतलब पहले, यानी किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, वो आपका उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ होता है दृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की क्या करती है बच्चों? सृष्टि की जाती है, नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। वही चीज बताया ना कि वो ऐसे शब्द जो कि या वर्ड अर्थ मतलब अक्षर भी बोल सकते हैं कि वो शब्द हैं जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब स्वतंत्र में वो किसी प्रकार से अस्तित्व में नहीं रहते, किंतु किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। ऐसे बच्चों देख लीजिए, प्रहार तो प्रहार हो जाएगा, हार में तो आहार हो गया, हार में आ जोड़ दो तो आहार, ठीक है, ये चीज होता है। प्रत्यय में क्या होता है? जो अंतिम में जुड़ करके बदल दे, दुष्ट तो दुष्टता, सुंदर सुंदरता, तो शब्दों के पीछे जुड़कर यदि उसका रूप परिवर्तित कर देता वो प्रत्यय कहलाता है। तो ये हमने लगभग आपको 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं और प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन हैं, और आप लोगों के लिए निरंतर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बस बच्चों हिंदी ही नहीं, अदर सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाएं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाएं और फटाफट तैयारी करना शुरू कर दें। आपके लिए निरंतर मेहनत करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बच्चों यदि एमपी बोर्ड से हैं तो भाई साहब चैनल में इस तरीके से एमपी बोर्ड में कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा जो कंटेंट हमारे माध्यम से दिया जाएगा। हम फेक पेपर या फेक चीजों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए जो बच्चा मेहनत करता है वही जुड़ता है हमारे साथ। वैसे तो फेक वाले तो बहुत सारे चैनल हैं, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो फेक वीडियोज मिलते हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम में आप सोचोगे वायरल पेपर मिलेगा तो इम्पॉसिबल है। तो आप लोग तैयार करना शुरू कर दें अभी से, हम आप लोगों के लिए साथ में खड़े रहेंगे बच्चों अंत तक, लेकिन मेहनत करोगे और आप लोगों का प्यार सपोर्ट क्या है भाई? थोड़ा सा शेयर कर दो ना यार, अपने दोस्तों के ग्रुप में तो शेयर कर सकते हो कि भाई इसे तैयार कर लो। हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा इतना तो हेल्प कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।